हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ भोलेनाथ जी जुड़े हुए हैं। इनकी एसएससी जेई 2024 एग्ज़ाम में सीपीडब्ल्यूडी में 34 रैंक आई है। तो सबसे पहले वेलकम भोलेनाथ जी। थैंक यू सर आपका। आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं बच्चों के लिए? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपने क्या एजुकेशन की हुई है? सर मैं बिलॉन्ग करता हूँ प्रयागराज उत्तर प्रदेश से और मेरी एजुकेशन डिप्लोमा है फ्रॉम आईआरटी प्रयागराज, जो कि 2020 में कंप्लीट हो गई थी और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एसएससी जेई का। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई आपको इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के। आप ये प्री में कितने मार्क्स थे इस बार? सर इस बार टोटल मार्क्स मेरे थे 143, जिसमें अगर डिवाइड करें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में तो टेक्निकल में 67, रीजनिंग में 48.75 और जीके जीएस में 26। तीनों सेक्शन में ही काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है आपने। अच्छा, बाकी मेंस का तो अभी रिजल्ट आया नहीं हुआ है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आपके 230-40 तो कम से कम मार्क्स होंगे ही। मेंस में मेरा बिना जो करेक्शंस हैं सिर्फ रॉ नंबर जोड़े तो 217 नंबर हैं, लेकिन करेक्शन के बाद 240 है जो जेन्युइन करेक्शन बिना मार्क्स टू ऑल को जोड़े। अच्छा, आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से की हुई है उसके बारे में बता सकते हैं? सर इनिशियली तो 2020 के बाद 2021 में लॉकडाउन लग गया था तो हम उतना प्रिपरेशन कर नहीं पाए थे, तो 2021 के लास्ट में मैंने यहाँ प्रयागराज में ही राइजिंग सेंटर नाम से कोचिंग है, वो उसको मैंने ज्वाइन किया था ऑफलाइन और पूरी सारे नोट्स वहाँ से बनवाए बनाए थे। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ये 2021 का, जिसमें मेरा प्री निकल गया था। ज़्यादा ज़्यादा नंबर नहीं थे, कट ऑफ से ही क्लियर हुआ था, लेकिन फिर भी प्री मेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने मेंस भी वहीं से तैयारी की थी। रिटन मेंस था पहला पहला अटेम्प्ट में और उसमें उसमें भी, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन हो नहीं पाया था, मतलब कि फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। लेकिन जब मैंने नंबर अपने चेक किए तो मेरे नंबर काफ़ी हाई थे। अप्रॉक्स मेरे नंबर थे 300 में मुझे 207 नंबर मिले थे, जो कि टोटल करने पे मुझे बीआरओ का कट ऑफ क्लियर हो रहा था, लेकिन मैंने उस समय प्रेफरेंस में नहीं डाला था क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था बीआरओ के। उसके बाद उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट भी सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया। सेकंड अटेम्प्ट में मुझे बीआरओ अलॉट हुआ। फिर लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि मेरा मेरी जो कैपेसिटी है सिर्फ बीआरओ तक की नहीं है, मैं और अच्छा कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि मैं एक और अटेम्प्ट लूँ, सिर्फ बीआरओ में ना जाऊँ। तो मैंने फिर बीआरओ की डीवी स्किप करी और फिर मैंने फिर से इस बार सेल्फ स्टडी की। जो भी मेरे नोट्स थे कोचिंग के मैंने उन्हीं से पढ़ा और टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज जितने भी पीवाईक्यू थे उनको एक मॉक टेस्ट के तरीके दिया और सभी सभी को एनालाइज करते हुए मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। और प्री में जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरा 143 मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन के बाद। और और फिर उसके बाद सीबीटी 2 की तैयारी के लिए मैंने पीडब्ल्यू का बैच लिया था, चैन बैच सीबीटी 2 का, और उससे मैंने तैयारी की थी। और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। इस बार बिल्कुल। सीपीडब्ल्यू डी थर्ड अटेम्प्ट में हो तीन गया। बार आपने एसएससी जेई दिया है और तीनों बार ही आपने क्लियर किया हुआ है। इससे 2 बार बीआरओ और थर्ड बार में सीपीडब्ल्यू डी। तो आपने अभी रिजल्ट आने के बाद अपना सेलिब्रेशन कैसे किया? सर वही जय श्री राम, सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद लिया, वहाँ पूजा की और सबसे अपने बड़े भैया को बताया अपना रिजल्ट, क्योंकि वही मेरे सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। उन्होंने ही मुझे हर समय सपोर्ट किया है। जब मेरा बीआरओ में हुआ था तो हर किसी ने मुझसे यही कहा कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस लेकिन लेकिन जैसा कि कुछ दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया तो मैंने अपने भैया से पूछा तो उन्होंने बस मुझसे यही कहा
कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, तो तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए और फिर से करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में कोई भी ये नहीं सोचेगा कि एक सरकारी नौकरी को छोड़ के फिर से कॉम्पिटिशन दे। तो इसलिए ये मैंने अपने बड़े भैया को बताया, हर कोई बहुत खुश हुआ। इनफैक्ट मुझे 3 दिन तक खुद ही भरोसा नहीं था कि मैंने सीरियसली क्लियर कर लिया है। बड़ी खुशी तो होती है गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्लियर करना, वो भी इतनी बढ़िया रैंक के साथ क्लियर करना एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है आज के दिन। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, तो जीके जीएस है उसकी तैयारी आपने कैसे करी? तो जीके जीएस के लिए तो एज़ यूजुअल कि टेक्निकल के जो बच्चे होते हैं, वो जीके जीएस में बहुत कमज़ोर होते हैं। तो मैंने पहले एक बैच लिया था उत्कर्ष क्लासेस का। वहाँ से पूरी जीके जीएस एक बार अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। फिर उसके बाद रिवीजन रेगुलर बेसिस पे एक-एक सब्जेक्ट रिवाइज़ करते थे। और अगर क्विक रिवीजन जैसे मुझे करना है, तो मैं लूसेंट से करता था। क्योंकि लूसेंट में शॉर्ट शॉर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। तो एक बार कुछ कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाता था और मेन-मेन पॉइंट रिवाइज़ हो जाते थे लूसेंट से। आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे या घर पे पढ़ते थे? जी सर, एज़ यूजुअल घर पे तो उतनी पढ़ाई हो नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ की बहुत प्रॉब्लम है, तो हम लाइब्रेरी में ही पढ़ते थे। मेरा भी बच्चों मेरा को फुल यही डे ही सजेशन रहता है, लाइब्रेरी में ही पढ़ना चाहिए। जैसे अगर आपके घर में ऐसी सुविधा नहीं है, शांत माहौल नहीं, तो लाइब्रेरी बेस्ट है। आपने टेस्ट सीरीज भी दी हुई है, टेस्ट सीरीज में आपका इस कैसा स्कोर रहता था? सर टेस्ट सीरीज़ में तो अगर पीवाईक्यू दे रहे तो काफ़ी हाई स्कोर रहता था। जैसे मैंने कई जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एज़ अ टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे नंबर लगभग 130 से 140 के अराउंड ही रहते थे। क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लोग को पता ही रहते हैं, इस वजह से हमेशा हाई रहते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर घट जाते हैं, 10-20 नंबर, लगभग 120 के आसपास ही रहते थे। लेकिन कुछ-कुछ में 135 भी गए हैं। तो ऐसे में जो भी मिस्टेक्स होती थी, उसको हम अलग से एक कॉपी सेपरेट कॉपी बना रखी है मैंने। प्री और मेंस दोनों में जब भी मैंने टेस्ट सीरीज़ अ, को एनालाइज़ किया है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को अपनी भाषा में कि क्या क्या क्वेश्चन था और क्या आंसर होना चाहिए, उसको मैंने लिख लिया था। और उसकी एक सेपरेट कॉपी मेरे पास थी, तो डेली उसको रिवाइज़ करना ऐसा मेरा रूल था कि मुझे डेली एक बार उसको देखना है, जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उस सबको, ताकि वो गलती फिर से मुझसे ना हो। और सब्जेक्ट की रिवीजन कैसे करते थे आप? तो सब्जेक्ट रिवाइज़ करने के लिए तो अपने शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं, कि क्योंकि कुछ सब पूरे सब्जेक्ट में कुछ-कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा ही याद रहते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूज़िंग रहते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हो, सेम टॉपिक्स ही कन्फ्यूज़िंग हो, सबका अलग-अलग होता है। तो जो टॉपिक्स हम भूल जाते थे, उसी को बस अपनी भाषा में जैसे मेरे लिए सूटेबल हो, चाहे जितने कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी टॉपिक हो, अपनी भाषा में मुझे जितने में समझ में आ जाता था, बस उतने में ही मैंने उनको एक 4 साइड शीट पे लिख लिया था और उन्हीं को रिवाइज़ करते थे। जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे, उस टाइम प्रेशर भी रहता है, एक तनाव भी रहता है, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? सर तनाव तो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही था थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि जैसे-जैसे समय बीतता है, तो हर कोई कहता है कि तुम्हें इतना साल हो गए प्रिपरेशन करते, कि अभी तक तुम्हारा कहीं हुआ नहीं है। ऊपर से मैंने जॉब भी छोड़ के फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो कुछ ज़्यादा ही तनाव था लोगों का। तो इसको बस यही मन में रखते थे कि आज सब बोल रहे हैं, कल को कोई नहीं बोलेगा रिज़ल्ट के बाद। तो सभी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना ही, यही दिमाग में रखे रहते थे। बाकी मेरे बड़े भैया तो हमेशा मुझे मोटिवेट करते ही थे कि तुमने इतना कर लिया है, तो आगे भी कर ही लोगे। अच्छा,
आजकल ये सोशल मीडिया भी आई हुई हैं जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, तो इनके डिस्ट्रैक्शन को और मोबाइल फ़ोन का आप कैसे यूज़ कर सकते थे ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो पाए? सर मेरे लिए तो थोड़ा-सा ऐसे है कि हम मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, कि अगर मैंने इंस्टाग्राम खोल दिया तो फिर 2-4 घंटे तो चले ही जाते थे मेरे। तो मैंने क्या किया था थ्रू आउट प्रिपरेशन मैंने आईडी ही डीएक्टिवेट कर दी थी। सब कुछ बंद कर दिया था। सिर्फ़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम रहता था मेरे पास, सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मेरे लिए कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए मैंने हटा दिया था पूरी तरीके से, ताकि वो रहे ही ना। ना फ़ेसबुक, ना इंस्टाग्राम कुछ नहीं चलाते थे। या एक चीज़ और बताइए, स्टूडेंट अपनी तैयारी के अंदर कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो कंसिस्टेंसी बहुत सिंपल है कि आप मेंटेन करना है। आपको बस उतनी ही चीज़ें फ़ॉलो करनी है जितना आपसे टीचर बोले। और अगर कोई टीचर नहीं है तो अपने से ही जैसे टारगेट बनाते हैं, डेली टारगेट्स बस उतने ही पूरे करने होते हैं। मेनली एक स्टूडेंट को ऐसे समझना चाहिए कि जितने भी दिन आज हम दे रहे हैं, वो आगे चल के हमें कंपाउंड होके ही वापस एक एज़ अ रिज़ल्ट के फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी मेनली मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी जनरली हॉलिडेज़ के रूप में ब्रेक होती है, कि हर कोई सोचता है कि इतने दिन पढ़ लिया है, अब कुछ दिन रेस्ट कर लेते हैं। ऐसे में कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर आज मैंने 1 दिन भी हॉलिडे किया या 1 से ज़्यादा दिन किया, तो आगे चल के हमारा एग्ज़ाम में जो ईयर है, जैसे मैंने 2021 एसएससी दिया, 23 दिया, 24 में उसी तरीके अगर हम हॉलिडेज़ करते हैं, तो हमारा ये नंबर ईयर का नंबर बढ़ता जाएगा। ना अगर 25 में नहीं होगा फिर 26 में होगा, अगर हम हॉलिडे लेते हैं तो। मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन बच्चों को रखना चाहिए कि आज मैं अगर कुछ छुट्टियाँ छोड़ दूँगा तो मेरा पूरा 1 साल बचेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, आपका कोई बैकअप प्लान भी था? मान लो अगर सिलेक्शन ना हो ब्लैक तो आपने कुछ। अब बैकअप प्लान तो नहीं था, मैंने रखा ही नहीं था अपने पास। क्योंकि अगर बैकअप प्लान होता है तो एक तरीके से व्यक्ति ये सोचने लगता है कि ये नहीं तो वो हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि बैकअप प्लान नहीं रखना चाहिए। जैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर बैकअप प्लान होता है, जो मेन प्लान होता है, उस पे हम कम एफर्ट्स डालने लगते हैं। हमारा एफर्ट कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा। मेरे लिए बस एक यही प्लान था, जो प्लान ए ही है। या जो आपकी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी थी, उस दौरान कौन बुक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही है आपके लिए? बुक में तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेरे लिए एक यूथ की आती है, स्मार्ट स्कैन करके। वो एक उसमें उसमें सभी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, चाहे जिस एग्जाम के हो, एई जेई सब मिला के, तो उस स्मार्ट स्कैन में वही वही टॉपिक सिर्फ लिखे हुए हैं। तो मुझे अगर मेन मेन टॉपिक को ही रिवाइज करना रहता तो मैंने उसी बुक से ही रिवाइज किया है, स्मार्ट स्कैन से, यूथ की यूथ की स्मार्ट स्कैन से। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सब्जेक्ट रिवाइज हो पाए? सर सर, हमने अ, वैसे सही बताएं तो रिवीजन मेरे लिए बहुत बोरिंग काम है। हमसे रिवीजन कॉपी से नहीं हो पाता था जब भी। लेकिन स्मार्ट स्कैन को हमने काफ़ी इस बार मैंने बहुत कोशिश की कि इस बार अच्छे से कर पाएँ। तो मैंने 3 चीज़ें की थी कि जो मेन टॉपिक है वो कवर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पीडब्ल्यू का एक फ्री कोर्स चलता था उस समय, सफलता बैच करके यूट्यूब पे, वो मैंने पूरा देखा है। वहाँ पे सभी टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से मेन टॉपिक्स पढ़ाए थे। तो वो मैंने कंप्लीट किया था। सेकंड, मैंने स्मार्ट स्कैन डेली एक सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसा कि आपने एक अपनी वीडियोज़ में बताते हैं कि हर दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लेना चाहिए कम से कम मिनिमम, तो मैंने वो किया था। और सेकंड, पीवाईक्यू सर आपने ही एक प्लेलिस्ट बना रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की,
24 से लेकर पूरा 18 तक का, तो वो मैंने पूरा अच्छे से एनालाइज किया है कि कौन-कौन से टॉपिक्स आए हैं और कैसे-कैसे उनको टैकल करना है, वो भी अपने-अपने वीडियो में बताया था, तो वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। तो इसके लिए मुझे आपका बहुत शुक्रिया करना है कि आपकी जितनी भी वीडियोज़ थी, वो पूरे प्लेलिस्ट मेरे लिए बहुत अच्छी थी। एक वो प्लेलिस्ट और साथ में आपने जो अपना मेंस अटेम्प्ट किया था, उसको समझाया जो 4 वीडियो में, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि अब मुझे मेंस में जाके कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरी स्ट्रैटेजी भी यही थी कि मुझे एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। मैंने बहुत ही कम मैंने भी बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। सिर्फ़ 87 अटेम्प्ट थे मेरे मेंस में और मेरे सिर्फ़ 5 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो एक्यूरेसी 92 के अराउंड 90% के अराउंड है। काफ़ी ये बढ़िया है। इंस्पिरेशन ये सर ये इंस्पिरेशन आप ही की जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो बस आप ही का वॉइस जो आपने बोला था कि एक्यूरेसी मेंटेन कर रखना है, वही सिर्फ़ मेरे दिमाग में चल रहा था जब मैं सीबीटी 2 एग्ज़ाम हॉल में दे रहा था। सिर्फ़ मुझे और भी क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन बस 50-50 थे, लेकिन मैंने उन्हें अटेम्प्ट नहीं किया। सिर्फ़ ये सोच के कि क्या मतलब इतना अटेम्प्ट सही कर ही दिया है तो आगे चल के गलत हो सकता है। और आज ये रिज़ल्ट है कि इतनी अच्छी रैंक मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी रैंक मेरी आ गई है। आपने मेहनत करी है, इतने साल से आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब जाके ये रिजल्ट मिला है। क्या एक क्वेश्चन और है मेरा, आपके जो 2 पहले अटेम्प्ट थे और अब की बार वाला अटेम्प्ट है, तो आपको क्या लगता है आप पहले क्या गलती करने लग रहे थे जो आपने अब अवॉइड करी है जिस वजह से इतनी अच्छा मतलब रैंक आई और सिलेक्शन हुआ है? सर सही मायने में मैं पहले बहुत ही इर्रेगुलर हुआ करता था। मैंने पहले जो 2 अटेम्प्ट दिए हैं, उसका मेन कारण है इर्रेगुलरिटी कि मैंने 5 दिन क्लास की, 2 दिन नहीं की। फिर 5 दिन क्लास की, फिर 2 दिन नहीं की। इस तरीके से मैंने मेरे ना नोट्स कंप्लीट रहते थे, ना ही मैं टेस्ट सीरीज़ ही कंप्लीट कभी कर मैंने कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ दी हूँ। जैसे 10 टेस्ट रहते हैं टेक्स्ट बुक में, अप्रॉक्सिमेटली 10 या 10 से आस-पास ही रहते हैं। तो ना मैं 4 टेस्ट दे देते थे बस। 4 टेस्ट दे दिए, एग्ज़ाम से पहले हो गया बस उतने में ही। और ना ही उनको कभी एनालाइज़ किया, बस टेस्ट दे देते थे। यही फ़र्क आया इस बार। इस बार मैंने हर दिन पढ़ा है और सारे टेस्ट दिए हैं और हर टेस्ट को एक बार नहीं कई बार दिए और उनसे उनको एनालाइज़ करके जो भी मिस्टेक है इस तरीके से नोट्स बनाई ताकि वो मिस्टेक्स फिर से ना हो और उनको रिवाइज़ किए। बस यही फ़र्क है पहले 2 अटेम्प्ट में और तीसरे अटेम्प्ट पे कि इर्रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी की जो मैं अभी बात कर रहा था वही मेन पॉइंट है। और इस बार मैंने सभी टीचर्स की बात मानी और जहाँ लैग कर रहे थे उसके ऊपर काम किया। बिल्कुल, जो स्टूडेंट वीडियो देखने लग रहे हैं वो जहाँ से भी पढ़ने लग रहे हैं अपने टीचर्स की बात को फॉलो करो। ये कॉन्फिडेंस रखो, आपका भी एग्ज़ाम जल्द क्लियर हुँ, होगा। जैसे तो पहले पहले हम यही करते थे कि टीचर कोई कुछ कह रहे हैं तो उसको ना सुन के अपने से ही दिमाग लगाते थे कि ये टॉपिक हम इस कैसे कंप्लीट करें। लेकिन सही तरीका ये नहीं है, सही तरीका ये है टीचर जो कह रहे हैं वो पहले हमें कम कर लेना चाहिए, उसके बाद अपना दिमाग लगाना चाहिए। जो एसएससी जेई 2025 का एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहें? सर सर मैसेज के लिए 2-3 चीज़ें हैं कि सबसे पहले इन्हें वैकेंसी को नहीं देखना चाहिए कि कितनी वैकेंसी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। अगर वैकेंसी एक भी वैकेंसी है तो भी आपके लिए बहुत है। आपको बस कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। संडे-मंडे कुछ नहीं देखना है। ये संडे-मंडे हमेशा आएँगे। सब कुछ हर दिन को एक दिन की तरीके देखते हुए बस पढ़ते चले जाना है। बस इतना ही कहेंगे, बाकी सब तो हर कोई जानता है कि कहाँ से कितना पढ़ना चाहिए। बाकी सब अपने टीचर पे विश्वास रखना चाहिए। अगर आपने किसी टीचर को सिलेक्ट किया है, तो वही आपको सिलेक्शन तक लेके जाएँगे। बस उनकी कही बात को 100% देते हुए मानना चाहिए बस। काफ़ी सही बात कही आपने स्टूडेंट के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना है। और जब आपका एग्ज़ाम आ जाए आखिरी के 2-3 महीने तो सैटरडे संडे को तो देखना ही नहीं है। अपना जी सर, कंसिस्टेंट कुछ रहो, नहीं देखना। टीचर जैसे बताए वैसे पढ़ते रहो, ज़रूर 100% सिलेक्शन हो। तो
बस तो सारी चीज़ें क्लियर हमने करी ली। कोई और मैसेज देना चाहो आप स्टूडेंट के लिए? मैसेज मैसेज तो सर यही है कि अगर कॉन्फिडेंस रखे तो कुछ भी हो सकता है। मिनिमम नंबर अगर कट ऑफ से भी अगर कोई फर्स्ट पेपर क्लियर कर रहा है तो भी फाइनल में लिस्ट में नाम आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप भोलेनाथ जी जिनका इस बार एसएससी जेई में सिलेक्शन हुआ और उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है, उनकी जर्नी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपने एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ भी आपको ढेर सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा। आप सभी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक टू भोलेनाथ जी।